हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैलर एकेडमी। आज हमारे साथ है कैडेट सिद्धांत बिडकर। ही हैज क्रैक्ड रिटन एग्जामिनेशन इन अप्रैल 2021। उन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में सितंबर 2021 में इलाहाबाद से एसएसबी क्रैक किया है। ही इज रिकमेंडेड फ्रॉम द इलाहाबाद एसएसबी। वो आज वॉलंटियरली आज हमारे साथ है कि उन्होंने सोचा कि स्टूडेंट्स को एनडीए एग्जाम के बारे में उन्हें बताना है, एनडीए एग्जाम के बारे में मोटिवेट करना है और साथ ही साथ एसएसबी के लिए प्रिपरेशन कैसे करें, एनडीए की लाइफ क्या होती है, वो सारा वो आज हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। सो वेलकम सिद्धांत। थैंक यू सर। आई एम वेरी ऑनर्ड। आज हम आपके थोड़े से जर्नी के बारे में बात करेंगे। आपने एनडीए की तैयारी करना कहाँ से शुरू किया, क्यों शुरू किया, बाद में आपने एनडीए की जो प्रिपरेशन की वो कैसे की, आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी, उसके बाद में आपने एसएसबी के लिए प्रिपरेशन कैसे किया, एसएसबी के वक्त आपका एक्सपीरियंस कैसा था, वो सब हमें जानने के लिए हमारे सारे स्टूडेंट्स काफी उत्सुक हो गए। सो प्लीज सिद्धांत, आपके बारे में थोड़ा बताइए। First of all, good evening, sir. My name is Cadet Siddhant Bidkar, and I am from Aurangabad, Maharashtra. I did my schooling from St. Lawrence High School, and I started preparing for NDA in my class 11th itself. First of all, I totally focused on 11th concepts Okay. because that is very important for NDA preparation since it includes in the syllabus. Secondly, मेरी जो प्रिपरेशन थी वो मैंने कोविड के टाइम पे बूस्ट की व्हेन आई वाज एट होम, और तब मैं ऑनलाइन प्रिपेयर करता था, ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स देखा करता था और मैंने अपने खुद के नोट्स बनाता था। ओके। सो दैट हेल्प मी अ लॉट टू प्रिपेयर, बट बाय सम रीजन आई कुडंट क्लियर इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके। So I started preparing again, ओके। and in my second attempt I got through. Okay. And I realized my mistake that I used to focus on the subjects which are not that important. Like I used to focus on history, geography more. Okay. But later when I realized that maths is much important, I focused on maths. Okay. So maths is the most important subject to score good in exam. ओके। सो आपको एनडीए के बारे में थोड़ा बता दूं। एनडीए एग्जाम इज ऑफ 900 मार्क्स रिटन एग्जामिनेशन। 300 मार्क्स का मैथमेटिक्स होता है, 200 मार्क्स का इंग्लिश होता है और 400 मार्क्स का जीएटी, दैट इज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, राइट? Yes sir. सो आप मैथमेटिक्स की आपकी स्ट्रेटेजी कैसे थी? मैथमेटिक्स के लिए सबसे पहले तो मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनका वेटेज पेपर में ज्यादा है उन पे फोकस किया। लाइक फॉर एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स एंड कैलकुलस, व्हिच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एनी एग्जाम टू क्लियर। तो मैंने उन टॉपिक्स पे फोकस किया। जैसे प्रोबेबिलिटी से 10-12 क्वेश्चंस बनते थे तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एग्जामिन किए, उन्हें एनालाइज किया कि किस टाइप के क्वेश्चंस कितने नंबर में आ रहे हैं। तो मैंने उन्हें एनालाइज करके वो टॉपिक्स को पहले कंप्लीट किया और फिर मॉक टेस्ट देता गया, जिससे मुझे अपने स्कोर का आइडिया लगा एंड आई गॉट द कॉन्फिडेंस। तो डिफिकल्टी लेवल कैसी होती है? जैसे कि कोई भी स्टेट बोर्ड का कोई बंदा है, कोई स्टूडेंट है, उसकी जो स्टडी की डिफिकल्टी लेवल है और जो एनडीए एग्जाम में डिफिकल्टी लेवल होती है, उसमें कुछ फर्क होता है? यस सर। लाइक फॉर 11th एंड 12th द कंसेप्ट इज ऑफ बेसिक, मगर जब कोई बंदा कोई एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करता है तो वी शुड थिंक टू सॉल्व एनी क्वेश्चन इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर। जैसे अभी जेई के क्वेश्चंस हो गए, जेई मेंस के, तो एनडीए मैथ्स और जेई मेंस काइंड ऑफ सेम, अभी मतलब लेवल बढ़ गया है पेपर का, तो लगभग दोनों का लेवल सिमिलर ही है। तो जो बंदा 11th-12th की पढ़ाई करता है उसके कंसेप्ट्स काफी क्लियर हो जाते हैं, बट टू प्रैक्टिस फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसको अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और अलग से किसी गाइडेंस के अंदर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सो दैट ही गेट्स थ्रू। ओके। और बाद में आपकी इंग्लिश की स्ट्रेटेजी कैसे थी? इंग्लिश की स्ट्रेटेजी मैं तो यही बोलूंगा कि इफ यू आर गुड इन स्पीकिंग इंग्लिश दैट इज एनफ फॉर यू, बिकॉज इंग्लिश में तुम कोई अलग से पढ़ाई नहीं कर सकते। लाइक जस्ट प्रैक्टिस के लिए तुम जंबल्ड सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हो, और एज सेंटेंस में जो हम इनकरेक्ट सेंटेंस में करेक्शन फाइंड करते हैं उस पे इंपॉर्टेंट है, और बाकी जो वोकैबुलरी है उसके एंटोनिम सिनोनिम को हम लर्न कर सकते हो। सो दैट इज एनफ फॉर इंग्लिश। और आपकी गैट के लिए क्या स्ट्रेटेजी थी? जीएटी के लिए आई यूज्ड टू प्रिपेयर माय नोट्स फॉर हिस्ट्री ज्योग्राफी, और मैं वैसे साइंस स्टूडेंट था तो फिजिक्स के लिए मुझे अलग से पढ़ाई करनी नहीं पड़ी। ओके। और फिजिक्स का लेवल भी इजी होता है। ओके। एंड फॉर जीएटी हिस्ट्री ज्योग्राफी आई जस्ट प्रिपेयर्ड माय ओन नोट्स और उतनी बेसिक पढ़ाई की, दैट्स इट। ओके। तो जो आपने एग्जाम का जो पैटर्न है या फिर एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल है उसके बारे में आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए कुछ स्टडी किया था? यस सर, आई यूज्ड टू गिव मॉक टेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टू गेट द एनालिसिस ऑफ पेपर। ओके। और प्रैक्टिस का कितना बड़ा रोल है इसमें? क्योंकि काफी बार ऐसा होता है ना कि स्टूडेंट्स मिसकंसेप्शन में होते हैं कि एक अनदर एग्जाम है 12th के बाद दे देंगे, तो उसका सीरियसनेस क्या है? एक बार आपको अगर स्टूडेंट्स को बताएंगे तो अच्छा होगा। यस सर, लाइक द इंपॉर्टेंस ऑफ पेपर इज वेरी मच, प्लीज डोंट टेक इट लाइटली। लाइक व्हेन माय second attempt was in April, at the same time my 12th boards were going on, but I was not sure whether the exam will be conducted or not, so I was just focusing on NDA exam because that was supposed to be conducted.
सो आई वाज जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए. आई जस्ट थॉट कि 12th तो देखी जाएगी बिकॉज उसमें सिर्फ स्कोर करना होता है. क्योंकि तुम्हें कहीं जाने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम इंपॉर्टेंट है, 12वीं के मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है. तुम्हें अगर इंजीनियरिंग भी करनी है तो आईआईटी जे इज इंपॉर्टेंट, अगर डॉक्टर बनना है तो नीट इज इंपॉर्टेंट. सेम केस वाज विथ मी. सो व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए, इंपॉर्टेंस इतना है पेपर का कोई भी कि जब तुम किसी चीज की पढ़ाई करते हो तो तुमको इंपॉर्टेंस अपने आप पता चल जाती है कि तुम्हें इतना परसेंटेज इसको देना है, इतना परसेंटेज इसको देना है. तो पढ़ाई के लिए जब तुम कोई कॉन्सेप्ट को लर्न करते हो तो फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स इट इज ओके कि तुम लोग पहले के टाइम पे कंसेप्ट क्लियरिटी रख रहे हो, ठीक है. बट एक टाइम बाद यू शुड स्टार्ट प्रैक्टिस गिविंग मॉक टेस्ट, ताकि तुम्हें पेपर का आइडिया लग जाए कि ये पेपर कैसा है, मैं कैसे सॉल्व करूंगा, मेरी गलतियां क्या है, ऑल दैट. ओके, तो प्रैक्टिस का बहुत बड़ा रोल है, ऐसा आपको Yes. यहाँ पे स्टूडेंट्स को बताना है. Yes. आप आपकी बुक लिस्ट शेयर करेंगे बच्चों के साथ? Yes, sir. Yeah. While my preparation, I used Arihan 3000 MCQs and 14 years Disha Publications previous year books. I guess right now it is 17 years previous year questions. At my time it was 14. Yeah. So these two books helped me a lot for my mathematics preparation. English के लिए I preferred Pathfinder only. Okay. And GAT के लिए online notes. Online on notes. any YouTube Great. channel. Okay. तो नेक्स्ट फेज आता है हमारा एसएसबी इंटरव्यू. Yes. आपको बता दूं, फॉर एनी डिफेंस एग्जामिनेशन इफ यू वांट टू बिकम ऑफिसर, आइदर आप एनडीए एग्जाम से जाओ, आप सीडीएस एग्जाम से जाओ, आप एफकेट एग्जाम से जाओ, या फिर आप डायरेक्ट एंट्री से जाओ, यू मस्ट हैव टू क्रैक एसएसबी इंटरव्यू. देयर इज नो अल्टरनेटिव फॉर एसएसबी इंटरव्यू. सो एसएसबी इंटरव्यू का उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना रिटर्न का है. Am I right? Yes, sir. सो आप एसएसबी की थोड़ी सी प्रोसीजर के बारे में बता दीजिए, और आपकी एक एक टेस्ट में जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है वो अगर बच्चों को पता चले तो अच्छा हो जाएगा. Yes, sir. SSB interview is conducted in 2 stages. The first stage is screening test, and it is of 5 days. So on the first day you have screening test. If you clear that test, you will continue for the rest 4 days. Otherwise, you get screened out. So during the screening test, tests are conducted like OIR test, PPTT, narration, and group discussion. These all tests help you to continue for the next 4 days. If you do well in this, you will get through. On the second day, you have psychological test, which includes STAT, VAT, SRT, and SD. On the third and fourth day, you have your GTO task, and similarly, on the same day, you will be having your personal interview. Okay. After that, on the 5th day, you are having a conference. Okay. So this is the schedule of SSB. सो फॉर एसएसबी आई वुड लाइक टू टेल यू दैट पहले दिन स्क्रीनिंग होता है, दूसरे दिन जैसे कैडेट ने बताया साइकोलॉजिकल टेस्ट जिसमें टैट, वैट, एसआरटी, एसडीटी होता है. तीसरे दिन जीटीओ टेस्ट होता है जिसमें ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, हाफ ग्रुप टास्क, ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस, लेक्चरेट, और नेक्स्ट डे आपका इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल होता है, कमांड टास्क होता है और फाइनल ग्रुप टास्क होता है. और बाद में इन तीनों दिनों में आपका कभी भी एक पर्सनल इंटरव्यू जो इंटरव्यू ऑफिसर्स कंडक्ट करते हैं. 5th डे कॉन्फ्रेंस होता है जैसे कि इन्होंने बताया, और बाद में आपका मेडिकल टेस्ट, बाद में आपका मेरिट लिस्ट होता है, और बाद में आप एकेडमी ज्वाइन करते हो. राइट? Yes. तो स्क्रीनिंग के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है स्क्रीनिंग. Yes. एवरी स्टूडेंट गेट फीयर्ड फॉर स्क्रीनिंग. Yes, sir. तो स्क्रीनिंग के लिए आप बच्चों को प्लीज स्ट्रेटेजी बताइए. Yes, sir. The most important thing for screening is that you perform well in OIR, your story writing, and narration, because these 3 things include your individual performance. Like in group discussion, most of the times fish market is there, so GTO is not interested in your points. But if you do well in narration, GTO will look at you, because it is the only test which gives you opportunity to speak alone. And in OIR, if you do well, it will help you to get screened in. In PPTT, if you write your story well, it will give an idea to the psychologist that yes, you can do well in next 4 days also. So, with my opinion, OIR test, PPTT story writing, and narration. These 3 are the major things to get screening. ओके. सो स्क्रीनिंग में सबसे इम्पोर्टेंट आपका बोलना है कि OIR, नरेशन Yes, sir. और स्टोरी राइटिंग. Yes, sir. क्योंकि काफी बार ऐसा होता है स्टूडेंट काफी प्रेशर में आ जाता है कि ग्रुप डिस्कशन फिश मार्केट होता है, बट उसके पहले जो 3 टेस्ट है जो अपने हाथ में है, Yes, sir. उसके लिए बच्चे फोकस नहीं करते. Yes, तो exactly. ही हैज गिवन अ वेरी गुड सजेशन, एंड आई आल्सो पर्सनली गिव दिस सजेशंस टू माय स्टूडेंट्स. तो नेक्स्ट आप स्क्रीनिंग हो गए. Yes, sir. तो नेक्स्ट आता है साइकोलॉजी. Psychology. तो साइकोलॉजी में सबसे पहले टेस्ट है टैट, थीमेटिक एप परसेप्शन टेस्ट. Yes, sir. आपको मैं बता दूं, थीमेटिक एप परसेप्शन टेस्ट में आपको 12 डिफरेंट स्टोरीज लिखनी पड़ती है. हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर स्टोरी राइटिंग? For story writing, I was just practicing story writing because there is no other option other than practice. Practice is the most important thing.
जब तुम कोई भी चीज की प्रैक्टिस करते हो तुम्हें आइडिया लग जाता है कि मेरी गलती कहाँ हो रही है, मैं स्टोरी को कितना बड़ा लिख रहा हूँ, कितना छोटा लिख रहा हूँ, Okay. कितना डिटेल में लिख रहा हूँ, कितना ब्रीफ लिख रहा हूँ. सो द इम्पोर्टेंट थिंग इज यू राइट स्टोरी इन ब्रीफ. अगर तुम स्टोरी को ब्रीफ में लिखोगे तो तुम्हें मतलब साइकोलॉजिस्ट को भी आइडिया पड़ जाएगा कि तुमने स्टोरी को पिक्चर को देख के जो स्टोरी तुमने लिखी है उसमें एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन हो, एक प्रॉपर मेन बॉडी हो और एक प्रॉपर कंक्लूजन हो जो पॉजिटिव होना चाहिए. Okay. सो दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर टीएटी. और टीएटी में काफी बार दो तीन कंसर्न हमेशा आते हैं. सबसे पहले जब नेगेटिव पिक्चर होता है तो स्टूडेंट का अप्रोच कैसा होना चाहिए? नेगेटिव पिक्चर में स्टूडेंट का अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि whenever you find any negative picture, just try to find some solution and bring it into positive manner. Because story picture कैसी भी हो, तुमको स्टोरी का एंड पॉजिटिव ही करना है, no matter what, because that is what is required. Okay. तो अगर कोई पिक्चर नेगेटिव है तो तुम उसमें प्रॉब्लम दिखा सकते हो, बट इन द एंड यू हैव टू शो सम सॉल्यूशन, बिकॉज तुम्हारी क्वालिटी ये शो करती है कि तुम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिखा रहे हो. सो दैट हेल्प्स अ लॉट. और काफी बार बच्चे ऐसा हो जाता है कि काफी कोचिंग मटेरियल ऐसे होते हैं या फिर काफी इंटरनेट पे ऐसे ब्लॉग्स होते हैं जो बोलते हैं कि कोई भी सिचुएशन में एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन जनरेट करो कोई भी पिक्चर में. तो इज इट नेसेसरी एवरी टाइम? नो सर, हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है. यू हैव टू बी प्रैक्टिकल. जैसी भी हो तुमको एकदम प्रैक्टिकल लाइफ शो करनी है. जैसे कि मतलब इट शुड नॉट बी लाइक अ मूवी. इतनी प्रैक्टिकल होनी चाहिए कि तुमको ऐसा लगना चाहिए कि ये असल में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है और उसका ऐसा ऐसा सॉल्यूशन निकला है. सो इट शुड बी कंप्लीटली प्रैक्टिकल. तो मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि एक 21-22 साल का आविष्कार नाम का लड़का ऐसे सिचुएशन में क्या करेगा? दैट्स योर स्टोरी. Yes. सो इज दिस राइट सजेशन? Yes. व्हेन यू विल सी एनी पिक्चर, पिक्चर में हम जब भी देखते हैं तो हमें आइडिया लग जाता है कि वो कैरेक्टर में उस कैरेक्टर की एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, तो हम उस हिसाब से उसकी एज बता सकते हैं और फिर जो पिक्चर में दिखाया है उस हिसाब से स्टोरी बना सकते हैं. ओके. यस. और नेक्स्ट आते हैं हम वैट के वर्ड एसोसिएशन टेस्ट पे. Yes. तो वैट के बारे में मुझे पूछना था कि शॉर्ट सेंटेंस जो बनाना पड़ता है आपको, Yes, sir. उसको थिंकिंग प्रोसेस उसकी कैसी होनी चाहिए? Yes, sir. थिंकिंग प्रोसेस ऐसी होनी चाहिए कि वॉट एवर वर्ड यू गेट ट्राई टू फाइंड आउट सम हेल्प फ्रॉम इट. लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू हैव गिवन द वर्ड वॉच, तो वॉच से तुम सेंटेंसेस कैसे बनाओगे? लाइक वॉच हेल्प शेड्यूल योर रूटीन. तो वॉच से तुमने उसकी हेल्प बता दी कि वॉच से तुम्हें क्या मदद होती है. तो ऐसे जितने भी वर्ड्स हैं उसमें कोई इंफॉर्मेटिव सेंटेंसेस बनाओ या फिर ऐसे कोई सेंटेंस बनाओ जिसको कोई फायदा बनता हो. एंड द सेकंड थिंग इज कि तुम सेंटेंस छोटे बनाओ. छोटे सेंटेंसेस में तुम्हें ज्यादा मतलब प्रोवाइड करना है. Yes. ओके. और वैट की प्रैक्टिस आपने कैसे की? वैट की प्रैक्टिस मैं बस इंटरनेट से वर्ड्स ढूंढता था और उसके सेंटेंस बना देता था और फिर उस सेंटेंस को बना के मैं मतलब एनालाइज करता था कि ये सही अप्रोच है. ओके. Yes, sir. तो थर्ड टेस्ट आती है हमारी एसआरटी. Yes. सो व्हाट शुड बी द अप्रोच ऑफ एसआरटी? 3 से 4 टिप्स आप अगर बच्चों को दे देंगे. Yes, sir. The approach of SRT should be again here it should be practical. ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमने कोई भी सिचुएशन में अपने आप को हीरो बना दिया जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, पर तुम दिखा रहे हो कि वो मैं कर दूंगा, मुझे आर्मी में जाना है तो मैं एकदम जोश में हूँ, मुझे वो करना ही है. वैसे नहीं होना चाहिए. तुम्हारा जो भी अप्रोच है इट शुड बी प्रैक्टिकल. वो किसी भी प्रॉब्लम में हो तो तुम्हें बस उसमें इमोशनली सोचना नहीं है. तुम्हें बस जो सिचुएशन दी है उसमें हर एक अपॉर्चुनिटी को देखना है, उसको यूटिलाइज करना है और जितने भी फैसिलिटीज है उसको यूज करना है. ओके. Yes. और एसआरटी में काफी बार बच्चे बहुत ज्यादा स्टडी कोचिंग मटेरियल, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप जब कोचिंग मटेरियल देखते हो तो आपका अप्रोच ओरिजिनलिटी उतनी रहती नहीं है. तो Yes. वो हमेशा परफेक्ट सॉल्यूशन के मतलब परफेक्ट सॉल्यूशन वो हमेशा परस्यू करते हैं. Yes, sir. तो काफी बार बच्चों का सॉल्यूशन परफेक्ट नहीं होता है. तो इज इट ओके टू नॉट हैविंग दैट परफेक्शन? इट इज एब्सोल्युटली ओके सर. एसआरटी में जो भी सॉल्यूशन है इट शुड नॉट बी परफेक्ट, इट शुड बी बाय योर साइड. अगर आपके साइड से वो लॉजिकल है तो वो लॉजिक को आपको एक्सप्लेन करना है. दैट्स इट. मतलब आपकी कोई भी सिचुएशन में आप जब रिएक्ट करते हो तो किसी का आंसर परफेक्ट नहीं आता है, बट अगर आपके साइड से वो सही है दैट इज इनफ. Because a lot of time some of my students asked me that like I give you a situation that two people are talking, like we are talking, and suddenly a snake comes into our hall. What will you do? तो स्टूडेंट के दो अप्रोच होते हैं. पहला स्टूडेंट बोलता है कि मैं जस्ट स्टिक लूंगा और उसको भगा दूंगा, और दूसरा स्टूडेंट बोलता है कि मैं उसको मार दूंगा. सो आपको कौन सा लगता है कैसा अप्रोच होना चाहिए ऐसे काइंड ऑफ सिचुएशन? इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन अगर हम ऐसे रूम में बैठे हैं जहाँ पे सांप का आना बहुत कम चांस है, बट इफ इट कम्स तो ये सही बात नहीं है, तो वी विल स्ट्रेट अवे कॉल द स्नेक हैंडलर्स एंड दे विल टेक इट अवे. ओके. यस सर. So whatever it is true from your by heart, you just write it down. Okay.
एसडीटी के बारे में, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट के बारे में थोड़ा आप बताइए, आपने कैसा प्रिपेयर किया? एसडीटी में आई प्रिपेयर्ड लाइक मेरे पॉइंट्स तो मुझे पहले से ही पता थे, तो मैं उन्हें पहले से ही मतलब आइडिया लेके चल रहा था कि मुझे कैसे कैसे पॉइंट्स लिखने हैं, बिकॉज जो चीजें मुझे पता है अपने बारे में एटलीस्ट मैं उनको अच्छे से फ्रेम कर सकता हूँ। सो इट हेल्प्स अ लॉट, बिकॉज ऑन द स्पॉट कैसे होता है, टाइम बहुत कम मिलता है एसएसबी में, और वो टाइम पे हम प्रेशर में होते हैं, तो हमें समझ भी नहीं था कि हमने क्या क्या पॉइंट्स मेंशन करनी चाहिए। सो अगर हम पॉइंट्स पहले से लेके चले और सेंटेंस ऑन द स्पॉट फ्रेम करें, दैट इज गुड इनफ। और एक दो तीन क्वेश्चन मुझसे छूट गए। सबसे पहला कि ब्लैंक स्टोरी के बारे में, पहली स्टोरी प्रिपेयर करके जाओगे तो पहली 11 स्टोरी में कुछ मिस्टेक्स है और 12 में कुछ भी नहीं है, तो इससे ऐसे समझ जाएगा कि यस यू हैव प्री कंसीव्ड आइडियाज। सो ये नहीं होना चाहिए, जस्ट गो विद द थीम व्हिच यू आर हैविंग एंड राइट द स्टोरी ऑन द स्पॉट। ओके, तो एक मोटा मोटी साइकोलॉजी के बारे में आप मतलब ओवरऑल ऐसे क्या 4-5 टिप्स आप बच्चों को दोगे साइकोलॉजी के बारे में? साइकोलॉजी के बारे में जस्ट बी योर ओरिजिनल, डोंट ट्राई टू शो ऑफ, डोंट ट्राई टू शो दैट यू आर समथिंग एल्स, जस्ट बी योर ओन एंड ट्राई टू कन्विंस द असेसर्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स। Okay, so whatever your original thought, you should just be very honest with it. Yes, sir. All right. So let's discuss something about your GTO. Yes, like lot of students face GTO very easy, some of them face it very difficult. Yes, sir. तो एक एक टेस्ट के बारे में बात करते हैं, Yes, राइट? सो फर्स्ट सबसे पहले टेस्ट होती है जीडी। Yes. आपका जीडी टॉपिक क्या था और आपका परफॉर्मेंस कैसा था? माय टॉपिक इन जीडी वाज टूरिज्म इन इंडिया, जिसके ऊपर मतलब सारे लोग डिस्कस कर रहे थे, but SSI was not at all interested in what you are discussing. Okay. He was just looking at in what way you are speaking, in what way you are convincing others. Are others able to listen to you? Okay. What is your ability of influence in the group? What kind of dominance you are having? Like some people were just trying to put some points, no reason, they were just trying to show their presence in group. Okay. तो सिर्फ उतना मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, तुमको 1 मिनट के लिए बोलना है मैक्सिमम, और जो पॉइंट्स तुम बोल रहे हो उसमें सब कुछ कवर होना चाहिए, तुमको सेंटेंस सबसे फॉर्म करना पड़ेगा। तो क्वालिटी ऑफ कंटेंट का कितना रोल है इसमें? क्वालिटी ऑफ कंटेंट का रोल इसलिए ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि तुम जब कम सेंटेंस में ज्यादा क्वालिटी सेंटेंसेस बोलते हो, Okay. तो इससे ग्रुप को कई चीजें पता चलती है, और इससे ऐसे को आइडिया लगता है कि यस ही इज हैविंग सम काइंड ऑफ नॉलेज, सो दैट इज हेल्पिंग हिम। तो जीडी के लिए क्या काम आता है? काफी सारे रीडिंग काम आती है या काफी सारे प्रैक्टिस काम आती है या दोनों चीजें काम आती है? जीडी में व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर प्रैक्टिकल एसएसबी, दैट टाइम यू कैन प्रैक्टिस, बट इफ यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर रिटन आल्सो, तो साथ ही साथ तुम जीडी के लिए जब टॉपिक्स पढ़ते हो, न्यूज़ पढ़ते हो, तो एक तुम्हारा अवेयरनेस होना चाहिए, वो अवेयरनेस काफी जनरल अवेयरनेस। ऑलराइट, बाद में आते हैं ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज के लिए। यस सर। तो आपका ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज कैसा हुआ था? माय ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज वाज अ बिट मींस इट वाज नॉट नॉर्मल, लाइक जैसे हमें सिचुएशंस दी गई, उस पे काफी लोगों ने, काफी कैंडिडेट्स ने सॉल्यूशन दिए, बट दो सॉल्यूशन वर नॉट एक्सेप्टेड बाय मेनी पीपल। तो उसके ऊपर हम जब कोई सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसकी एक जनरल एक कैंडिडेट होता है जो कॉमन स्टोरी बोलता है, कॉमन सॉल्यूशन बोलता है। तो व्हेन कॉमन सॉल्यूशन वाज नरेटेड, जीटीओ डिड नॉट लाइक इट, बट सिंस योर इंडिविजुअल प्रिपरेशन मैटर्स देयर, जीटीओ असेस यू इंडिविजुअली, सो इट वाज मोर इम्पोर्टेंट। यस। तो शॉर्ट में आपको बता दूं, ग्रुप डिस्कशन में सबसे पहले आपको दो टॉपिक के ऊपर ग्रुप डिस्कशन करना पड़ता है। बाद में ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में आपको बेसिकली एक मैप दिया होता है, उसमें एक प्रॉब्लम फॉर्म होता है, और आप एक 10 लोगों का ग्रुप वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे वो आपको एक आंसर राइटिंग में लिखना होता है, और ग्रुप डिस्कशन उसके बारे में बात करनी होती है। थर्ड आता, बाद में आता है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क इज लाइक 4 कॉन्सिक्यूटिव प्रोग्रेसिवली डिफिकल्ट टास्क होते हैं, और पूरे ग्रुप को वो पूरे चारों टास्क क्रैक करने पड़ते हैं, क्रॉस करने पड़ते हैं। तो आपके प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क कैसा था? मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट टास्क है और बच्चे काफी नर्वस हो जाते हैं। यस सर, लाइक विद माय ऑब्जर्वेशन मैं ये बोलना चाहूंगा कि द स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू रूरल एरियाज, उन्हें ऐसे ग्रुप टास्क में कोई दिक्कत ज्यादा आती नहीं है जितना मैंने देखा था। लाइक दोज हु आर फ्रॉम अर्बन एरियाज लाइक मी, उन्हें काफी प्रैक्टिस की जरूरत है। ऐसा नहीं कि वो नहीं कर पाएंगे, वो जरूर करेंगे, लेकिन जब प्रैक्टिस होगी तो उनको बेटर अप्रोच मिलेगा। तो उसमें भी ऐसा ही कि तुम्हें पता नहीं होता कि व्हाट काइंड ऑफ ऑब्स्टेकल विल यू गेट, व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन विल यू गेट। तो तुम्हें बस ऑन द स्पॉट प्रिपेयर्ड रहना है कि मुझे क्या आइडियाज लगानी है। तो उस चीज के लिए कोई खास प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, बट तुम्हें बस 2-4 चीजें पता होनी चाहिए, जैसे एक मतलब फट्टा बल्ली कैसे लगानी है, रस्सी कहाँ बांधनी है, रस्सी कैसे बांधनी है, जो आखिरी बंदा है वो कैसे आगे आएगा। एंड सेकेंडली द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि तुम्हें आगे रहना पड़ेगा। जब तुम आगे रहोगे तभी तुम अगले ऑब्स्टेकल के आइडिया दे पाओगे। अगर तुम पीछे खड़े हो तो पीछे से तुम आइडिया दे नहीं पाओगे, अगर दोगे भी तो कोई सुनेगा नहीं। सो दैट इज आल्सो वन इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू बी अहेड। प्रोएक्टिव और इनिशिएटिव वाली क्वालिटी आपको ज्यादा दिखानी है। यस।
और हमेशा मैं एक देखता हूँ कि बच्चे काफी परेशान होते हैं कि सॉल्यूशन देना है मतलब क्या देना है, तो आप उसके बारे में थोड़ा बताएंगे तो अच्छा हो जाएगा। सॉल्यूशन देना इन द सेंस कि तुम्हें बस यहाँ से यहाँ पास कैसे करना है। तुम्हारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है लाइक फट्टा, बल्ली एंड रस्सी, तो इन तीनों की मदद से तुम्हें आगे कैसे बढ़ना है वो बस तुमको बताना होता है। और कई बार ऐसे आइडियाज आते नहीं है, तो तुम्हारे जो सबॉर्डिनेट है उसमें उसके दिमाग में कोई आइडियाज आएंगे तो तुम्हें उस पर एग्री करना है। ऐसा नहीं कि तुम बस बोले जा रहे हो कि आई एम द वन, आई एम द लीडर, जो मैं बोलूंगा तुमको वही सुनना है, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारे सबॉर्डिनेट्स को कोई आइडियाज आ रहे हैं तो यू जस्ट एग्री विद इट एंड गो अहेड, और अगला आइडिया तुम दे सकते हो। ओके, वो जो कैंटिलीवर वाला सॉल्यूशन है वो हमेशा काम आता है। यस सर। ओके, देन उसके बाद में आता है हाफ ग्रुप टास्क। आई थिंक हाफ ग्रुप टास्क इज जस्ट सिमिलर एज प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, जस्ट ग्रुप हाफ में डिवाइड होता है इसलिए उसको हाफ ग्रुप टास्क कहते हैं। Yes. So how was your half group task? क्या My half group tasks were better than my PGT because Of course. PGT में मैंने आइडियाज बहुत कम दिए थे और उससे मेरा कॉन्फिडेंस काफी कम हो गया था। बट व्हेन इट केम टू हाफ ग्रुप टास्क तो हम डिवाइड कर दिए थे, और हालांकि हम डिवाइड कर दिए थे तो अभी सब पे इंडिविजुअली अटेंशन दे पाते थे जीटी। Okay. तो एचजीटी में मैंने सोचा कि चलो दिस टाइम आई विल परफॉर्म वेल, तो एचजीटी में मैंने काफी आइडियाज दिए, मैं आगे तक ऑल द टाइम, और ऑब्स्टेकल्स भी अच्छे आए थे, मतलब इट वाज गुड। So I was able to give ideas और वो execute किए गए, everybody got satisfied. Okay. Yes sir. बाद में ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस, बेसिकली इट्स रेस अमंगस्ट अदर जीटीओ ग्रुप्स। 5 डिफरेंट ऑब्स्टेकल होते हैं, वो रेस विद बाय द रूल्स आपको फॉलो करके जीतनी होती है। तो ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस में आपका परफॉर्मेंस कैसा था, वो एक बार बताइए। इन ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस हमारा वही ऐसे मतलब जो जीटीओ में ग्रुप डिवाइड करते हैं वो ग्रुप के हिसाब से चल रहे थे हम, और उसमें वही ऑब्स्टेकल्स पास करने होते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि तुम ग्रुप में परफॉर्म कैसे करते हो, कि तुम बस अकेले निकले जा रहे हो आगे, ये भी नहीं होना चाहिए, या फिर तुम पीछे छूट रहे हो तो सबके ऊपर बर्डन बन रहे हो, ये भी नहीं होना चाहिए। यू हैव टू टेक योर ग्रुप अलाउंड, और जब तुम कोई ऑब्स्टेकल पास करते हो तो तुम पास करने के बाद अपने सबॉर्डिनेट्स को पास कराना, ये तुम्हारा काम है। लाइक एक वॉल होती है, वो वॉल चढ़ के फिर तुम अपने सबॉर्डिनेट्स को हाथ दे के हेल्प कर रहे हो, तो तुम्हारा ग्रुप के अंदर जो कोऑपरेशन है वो दिखता है जी। ओके, यस सर। और बाद में आता है लेक्चरेट। एक 3 मिनट का आपको लेक्चरेट देना होता है। आपका परफॉर्मेंस कैसा था, और लेक्चरेट के लिए प्रिपेयर कैसे करें? लेक्चरेट के लिए तो प्रैक्टिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिकॉज आई हैव गिवन एटलीस्ट 100 लेक्चरेट्स टू माई सेल्फ। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर। सो लेक्चरेट के लिए तुम्हें टॉपिक का नॉलेज होना भी काफी इंपॉर्टेंट है। उसके लिए मैंने नोट्स बनाए थे कि इंडिया चाइना रिलेशन, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, लाइक इंडिया की जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है इंक्लूडिंग नेबरिंग कंट्रीज, उनके साथ के रिलेशंस मैंने प्रिपेयर किए। और भी कई टॉपिक जो करंट अफेयर्स में चलते हैं तो उनके मैंने से क्रक्स प्रिपेयर किए, और उन्हीं के ऊपर मैं टॉपिक्स याद करके उसके ऊपर लेक्चर्स देता था, और खुद ही का वीडियो रिकॉर्ड करता था, ताकि उसी से मुझे पता चले कि मेरी गलती कहाँ हो रही है, कहाँ मैं अटक रहा हूँ, कहाँ मेरी इंग्लिश गलत हो रही है, या फिर कहाँ कॉन्फिडेंस गलत हो रहा है, कहाँ वॉइस मॉड्यूलेशन कम ज्यादा हो रहा है। तो मैंने खुद की गलती खुद ही एनालाइज की, बिकॉज दैट इज द बेस्ट थिंग वी कैन डू। और उसके बाद फिर मैं वही करता गया, तो एसएसबी में मुझे कुछ अलग फील नहीं हुआ, टॉपिक भी नॉर्मल वही आया जो मैंने प्रिपेयर किया था, और उसके ऊपर मैंने बोल दिया। ओके, दूसरे दिन आते हैं हम इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स। बेसिकली 3 मिनट में आपको 10 ऑब्स्टेकल्स क्रैक करने पड़ते हैं। अगर आपको पूरे एसएसबी के रूल्स के बारे में अगर आपको जानना है तो हमारा फर्स्ट वीडियो जो है जिसमें हमने पूरे एसएसबी की प्रोसीजर एक्सप्लेन की है, आप वो देख सकते हैं। इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल में आपका परफॉर्मेंस कैसा था, कितने ऑब्स्टेकल आपने कंप्लीट किए? आई डिड ऑल 10 and I repeated 2 obstacles. That's great. Yes. That's quite impressive actually. Yes, sir. क्योंकि 3 मिनट में 10 ऑब्स्टेकल, और आपको बता दूं 5 ऑब्स्टेकल नंबर 5 के बाद ऑब्स्टेकल धीरे 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 काफी डिफिकल्ट होते जाते हैं। उसके लिए प्रिपरेशन ऐसा कुछ तो किया था आपने? No sir, there is no need of preparation for individual obstacle, but if you are getting any opportunity anywhere, just grab it. So basic physical fitness. Basic physical fitness is required. Okay. Yes sir. बाद में आता है कमांड टास्क। Yes, sir. कमांड टास्क में आई विल टेल यू इन शॉर्ट, आपको एक ग्रुप कमांडर बना दिया जाता है, और आपके अंडर 2 सबऑर्डिनेट्स होते हैं जो एक ऑब्स्टेकल क्रॉस करने में आपकी हेल्प करते हैं। सो हाउ वाज योर परफॉर्मेंस, एंड कमांड टास्क के लिए प्रिपेयर कैसे करें? My performance in command task was like when I was giving ideas, the GTO was just putting pressure and he was just removing all the resources which I had. Like, you are not having any fatta, just do it with balli and rassi. So what will you do?
तो वो प्रेशर डाला जाता है और हमें बस वो प्रेशर हैंडल कैसे करना है उसमें आइडियाज दे पा रही है वो चेक होता है। और वो सब चीजें जब तुम एक बार करने लगते हो तो वो दिमाग में आ जाता है, उसमें कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। ओके यस सर। और लास्ट में होता है फाइनल ग्रुप टास्क एज इक्वल एज प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क जस्ट बिकॉज इट इज एट फाइनल स्टेज दैट्स व्हाई इट इज अ फाइनल ग्रुप टास्क। सो व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी? माय स्ट्रेटजी वाज जस्ट फाइनल ग्रुप टास्क इसलिए कंडक्ट होता है कि जीटीओ ने तुम्हें अभी तक जितना एनालाइज किया है वो अपना रिजल्ट बना चुका होता है कि फ्रॉम माय साइड वेदर इज गुड और नॉट। तो अगर उसमें वो चीज कंफर्म करनी है तो फॉर दैट कंफर्मेशन एफजीटी इज कंडक्टेड, तो उसमें भी तुम्हें अच्छा परफॉर्म करना है ताकि उसे वो कंफर्मेशन मिल जाए। ओके यस सर। तो आते हैं मोटा मोटी आपको जीटीओ के लिए आप बच्चों को क्या बोलोगे, क्या आपको प्रिपेयर करना चाहिए और कैसा अप्रोच होना चाहिए ओवरऑल जीटीओ? यस सर। लाइक फॉर ऑब्स्टेकल यू डोंट हैव टू प्रिपेयर फॉर जीटीओ, जस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आर योर जीडी, जीपीई एंड लेक्चर इट। बिकॉज इन ये तीन चीजों में तुम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इन्वॉल्व करते हो, तुम्हारा जो नॉलेज होता है वो इन्वॉल्व करते हो, तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है और जिसमें तुम एक अपने आप का परफॉर्मेंस इंडिविजुअली दिखाते हो। ओके सो इफ यू परफॉर्म वेल इन दिस जीटीओ तो वो ऑन द स्पॉट हो जाता है, दैट्स नॉट एन इशू। ग्रेट। और आते हैं अभी पर्सनल इंटरव्यू, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। यस सर। पर्सनल इंटरव्यू आपको बता दूं डे 2, डे 3 और डे 4 कभी भी आपका एक 40 या 45 मिनट का पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। पर्सनल इंटरव्यूइंग ऑफिसर कंडक्ट करते हैं या फिर प्रेसिडेंट, डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एसएसबी भी आपके इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ पर्सनल इंटरव्यू, बिकॉज काफी स्ट्रेनस इंटरव्यू होता है। यस सर। माय फर्स्ट अप्रोच फॉर इंटरव्यू वाज जस्ट गो कॉन्फिडेंट एंड कम कॉन्फिडेंट। इंटरव्यू में मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि मुझे कई सारे सवाल पूछे गए, आई जस्ट रिप्लाइड ऑनेस्टली बिकॉज तुम्हारे जितने भी सवाल होते हैं वो सारे पीआई के फॉर्म से रिलेटेड होते हैं। तो तुम जितनी भी इंफॉर्मेशन भरते हो वो इंफॉर्मेशन के पीछे तुम्हारा एक लॉजिक होना चाहिए, कुछ जस्टिफिकेशन होना चाहिए और नॉलेज होना चाहिए कि तुमने क्या क्या चीजें भरी है। लाइक अगर तुम 12th की कुछ चीजें मेंशन करते कि तुम्हें 12th में इतने परसेंटेज थे या फिर तुमने इतने गेम्स खेले तो वो गेम्स के बारे में पूछेगा कि तुमने ये गेम खेले थे, ये गेम के बारे में कुछ बताओ। लाइक एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन पीआई की फॉर्म। बट कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जैसे तुम अभी वो पूछेगा करंट अफेयर्स के बारे में या फिर कोई जो टॉपिक चल रहा है करंटली उसके बारे में पूछेगा, और एल्स ही विल एट द एंड ही विल आस्क यू रैपिड फायर क्वेश्चंस जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उस टाइम में वो बहुत सारे सवाल एक साथ पूछता है और हमें उन सवालों का जवाब देना पड़ता है। ओके सो इन दैट आल्सो योर कॉन्फिडेंस मैटर्स मच। ओके Yes, आपको कैसे क्वेश्चंस आए थे? लाइक बेसिक क्वेश्चंस ही होते हैं कि सिद्धांत टेल मी अबाउट योर स्कूल, which subject did you opt for, then who is the teacher you like the most, the teacher you don't like, the subject you like, the subject you don't like, then what games do you play, where do you live, ऐसे बहुत सारे सवाल उन्होंने एक साथ पूछे। तो उनमें उन्होंने मुझे पूछा कि सिद्धांत have you answered all the questions? मैंने बोला yes sir. Then he asked again that are you sure? मैंने बोला yes sir. एंड इंटरव्यू के बाद जब मैं बाहर आया तब मुझे रियलाइज हुआ कि द सब्जेक्ट व्हिच आई डोंट लाइक, ये सब्जेक्ट में ये क्वेश्चन मैं भूल गया था, इसका मैंने आंसर दिया ही नहीं था। ओके सो दैट द कॉन्फिडेंस वाज यस सर। और मतलब पर्सनल इंटरव्यू के लिए कुछ अलग तैयारी की थी आपने? यस सर। लाइक आई रोट माय ओन पीआई की फॉर्म और उसी पीआई की फॉर्म से मैंने जो जो इन्फॉर्मेशन भरी है उसी से मैंने अपने आप का सवाल पूछना स्टार्ट किया। ओके जितने पॉसिबल टाइप ऑफ क्वेश्चंस थे मैंने सारे सवाल पूछे और उन्हीं का मैं खुद आंसर देता गया ताकि मुझे एसएसबी में से कोई भी सवाल पूछे तो आई एम रेडी फॉर इट। और बाकी जो करंट अफेयर्स थे वो तो नॉलेज पे डिपेंड करता है। एक क्वेश्चन सीरीज रहती है कॉम्प्रिहेंसिव इनसाइट क्वेश्चनियर। यस सर। कंटिन्यूअसली वो 5 6 7 क्वेश्चंस आपको पूछ लेते हैं। यस सर। वैसे वो क्वेश्चंस के बारे में आपने कैसे मतलब अप्रोच किया था? अप्रोच आई जस्ट यूज्ड टू वॉच सम वीडियोस ऑन YouTube कि इस पे कैंडिडेट्स अप्रोच कैसा रखते हैं, व्हाट काइंड ऑफ अप्रोच डू दे हैव। तो बस मुझे उससे आइडिया लग गया कि मुझे जो भी आंसर देना है बस जितने क्वेश्चंस पूछे हैं उतनों का आंसर लिमिटेड वर्ड्स में देना है, लिमिटेड, ज्यादा लंबा नहीं खींचना इंटरव्यू को, क्योंकि अगर तुम कुछ एक्स्ट्रा डालने का कोशिश करोगे तो वो इंटरव्यू को और लंबा चलेगा, तुम में इंटरेस्टेड हो जाएगा। ओके काफी बच्चे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर अगर उन्होंने पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा पूछना शुरू किया, जैसे कि सम बॉयज आस्क व्हाट अबाउट गर्लफ्रेंड एंड ऑल द क्वेश्चंस, तो बच्चे काफी मनोवस हो जाते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चंस। आपको क्या लगता है कैसे अप्रोच होना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस? लाइक इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस you just try to avoid those questions by saying no. Okay. Because अगर तुम्हें ऐसे सवाल पूछे और तुमने yes बोल दिया तो वो फिर वो इंटरेस्टेड हो जाएगा और फिर तुम्हें और सवाल पूछेगा और तुम्हें प्रेशर में डालेगा। Okay. तो अगर तुम उतने ओपन हो कि तुम हर चीज शेयर कर सकते हो तो यू कैन, बट आई वुड सजेस्ट कि तुम पहले नो बोल खत्म कर दो कि तुम्हारा कुछ है। ओके यस सो काफी पर्सनल क्वेश्चंस हैं, आप वहीं पे स्टॉप कर दें।
Yes. काफी स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड समटाइम्स क्वेश्चंस अगर आए, Yes, sir. हालांकि ऐसे आते नहीं है, Yes, sir. बट समटाइम्स बच्चों के मुंह से निकल जाता है कुछ पॉलिटिकल ओपिनियंस. Yes, सो sir. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस? In this type of questions, you have to be smart enough. The interviewing officer will try to ask you some questions which will ask you your political opinion, but उसमें भी आपको उन्हें ऐसा घुमाना है कि आपको बस बोलना है कि this is right and this is wrong. आप किसको सपोर्ट करते हो, क्या करते हो, नो इंटरेस्ट. कोई इंटरेस्ट दिखाना मत. He is also not interested. आपको बस बोलना है कि ये सही है, ये गलत है. That's it. You have to talk facts on facts. ओके, तो फिर इंटरव्यू के लिए आपका कुछ सजेशंस ओवरऑल इंटरव्यू के बारे में? इंटरव्यू के लिए मेरा यही सजेशन है कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स. योर स्पोकन इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट Okay. बिकॉज उसके अलावा तुम अपने आप को कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, अपने आइडियाज अच्छे से कन्फेस नहीं कर पाओगे. कई बार ऐसा होता है कि हमारे थॉट्स हमारे दिमाग में होते हैं पर वो हम बाहर कन्फेस नहीं कर पाते. तो कम्युनिकेशन स्किल्स इंपॉर्टेंट है. सेकेंडली आपका कॉन्फिडेंस. व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट इनफ तो ऑफिसर के पास एक इंप्रेशन पड़ता है कि यस ही इज कॉन्फिडेंट इनफ. थर्ड थिंग इज योर नॉलेज. अगर आपका नॉलेज मतलब इट शुड नॉट बी परफेक्ट कि मतलब होना ही चाहिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स का नॉलेज, बट एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए. ओके, तुम्हारा अगर बेसिक नॉलेज है दैट आल्सो हेल्प्स अ लॉट. यस. तो आपकी ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको लगता है कि बिकॉज ऑफ दिस आई गॉट रिकमेंडेड? माय कॉन्फिडेंस, माय स्पोकन इंग्लिश एंड माय एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस इन ग्रुप Okay. विद अदर पीपल्स. यस सर. और कौन से ऐसी क्वालिटीज है जो बच्चों में होनी ही चाहिए यस सर. टू गेट रिकमेंडेड? सेल्फ कॉन्फिडेंस. ओके, कि कई बार हम डाउट कर जाते हैं कि मेरा होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, तो उन डाउट के चक्कर में हम परफॉर्मेंस पे मैटर कर जाते हैं. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. सेकेंडली आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए. मतलब दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट रिकमेंडेड बिकॉज जब तक आप अपने आप को कन्फेस नहीं कर पाओगे तो वो उससे बात नहीं बनेगी. और ये सारी चीज जो है कम्युनिकेशन स्किल्स ये तीनों टेस्ट में काम आती है. लाइक इन जीटीए आल्सो, इन साइकोलॉजिकल टेस्ट आल्सो, व्हेन यू राइट डाउन समथिंग तो आप किस वर्ड्स में पुट कर रहे हो और इंटरव्यू में कैसे किस तरह से बोल रहे हो. तो these two things are very important. Okay. And third thing is your personality. Yes, it also matters कि तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, पर्सनालिटी कैसी है, तुम कैसे अपने आप को शो कर रहे हो. दैट ग्रेट, ग्रेट. तो बाद में आपने एनडीए ज्वाइन किया. आप थोड़ा आपके इंडिया के एक्सपीरियंस के बारे में बताइए क्योंकि Yes. स्टूडेंट शुड गेट मोटिवेटेड. Yes sir. The experience in NDA is quite tough. You all are aware about it. Like in the junior terms, life is very hell for you. But since you are mentally prepared, you are ready for it. But once you join, you just think कि यार मैंने किस लिए ज्वाइन किया, मैं क्यों ये कर रहा था, ऐसे ऐसे. But once you cross those things, then the life is very satisfying here. Okay. Yes sir. What's your schedule? Everyday schedule कैसा होता है आपका एनडीए का? Yes sir. The schedule is like we get up at 4:30 to 5 in the morning. And we have our first period at 6:30. So first 2 periods we either do PT or drill or sometimes it is academics. Okay. After that we have breakfast and after breakfast we have classes till 1:30, academics classes. And after classes we go for cross country run, do PT, play games like volleyball, basketball, football and hockey. And after that we are having study period in the evening. Okay. So we get our own time in that. We just study. And after that we are having dinner. After dinner again some unofficial activities are conducted in squadron like PT and cross country or games again. And after that lights out. Okay. Yes sir. So what will you tell the youth that how is the defense career? सबसे पहले डिफेंस करियर ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये काफी बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन रहता है. So what will you tell them? Yes. One should definitely opt for armed forces because this is this profession which is the way of life. मतलब ये जगह ऐसी है कि जहाँ पे तुमको सब कुछ मिलता है, everything. Like कोई बच्चे सिर्फ सोचते हैं कि मुझे सिर्फ पैसा चाहिए, कोई सोचता है कि नहीं मुझे पैसा भी चाहिए, मुझे ऐसी लाइफ भी चाहिए, एडवेंचर भी चाहिए. सो आर्म फोर्सेस ऐसी जगह है जहाँ पे तुम्हें रिस्पेक्ट भी मिलती है, मनी भी मिलता है, यू गेट मेनी एक्सपोजर्स आल्सो, एडवेंचर भी है and a hell lot of things which are not supposed to be told here. Of course, of course. So सिद्धांत, थैंक यू सो मच. आपने यहाँ पे आके वेरी शॉर्ट नोटिस पे आपने यहाँ पे हमें ज्वाइन किया. काफी शॉर्ट नोटिस पे ये सब सेटअप में आपने खुद ने एक्चुअली सिद्धांत हेल्प्ड अ लॉट विद दिस पर्टिकुलर सेटअप ऑफ शूट. और थैंक यू सो मच, आपने सब बच्चों को इतना सारा अच्छा गाइडेंस दे रहा है. आई एम श्योर कि काफी बच्चे जिनका थोड़ा थोड़ा डाउट था एसएसबी के बारे में, वेरी क्रिस्प मैनर में सिद्धांत ने आपको सब बता दिया.
सो थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए, हमसे बात करने के लिए. Thank you, sir. थैंक्स अ लॉट. Thank you. So, gentlemen, if you have liked this video, just like it, subscribe it, and share it with your aspirants.